सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप क्लासेस। आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है और वोल्टेज सोर्स क्या होता है। आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और ये अगेन एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आगे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। और ये एक ऐसा बेसिक टॉपिक है जिसके बारे में आगे चल कर के हो सकता है कि आप ये बेसिक भी भूल जाएं। मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे हमने कोई पर्टिकुलर चीज को जीरो से सीखा, और जब हमने उसे सीख लिया कि वो क्या है, हमने उस प्रोसेस को भुला दिया और वो चीज हमें हमेशा याद रही क्योंकि वो हमारे लिए बार बार जो है वो यूज में आती थी। ठीक उसी प्रकार पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये जानने के लिए अपन काफी छोटी छोटी चीजों को समझेंगे। मगर जब एक बार हम समझ जाएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है या फिर ईएमएफ क्या है, उसके बाद में वो छोटी छोटी चीजें हम भुला देते हैं। हमें सिर्फ ये पता होता है कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, दैट्स इट। और उसके बाद में हम उसके बारे में जो बेसिक बातें हैं वो भूल भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक बार शुरुआत में ये समझने के लिए कि ईएमएफ क्या है, वो छोटी छोटी बातें जानना बहुत जरूरी है। आप ये चीज खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करेंगे जब आप आगे आने वाले सेमेस्टर्स के अंदर जाएंगे। तब टर्म्स तो यही यूज होंगी, मगर इसके पीछे का लॉजिक शायद आप भूल जाएं। मैं चाहता हूं आप वो लॉजिक हमेशा याद रखें, इसीलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज आपके लिए लिख के लेके आया हूं। यहाँ पर अगर अपन बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हालांकि पिछले सेशंस में अपन ने इसको पढ़ा था, मगर आज एक ही फ्लो में अपन वापस जो है वो चाह रहे हैं कि इसको कवर अप कर लें। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जो है वो रिवाइज करवा रहा हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने पिछला सेशन देखा है उन्होंने इस डेफिनेशन को पहले पढ़ा हुआ होगा, मगर कोई बात नहीं, मैं इसको वापस से एक बार थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ ताकि एक ही फ्लो में अपन ये चीज समझें। देखो, करंट क्या है इसके बारे में हमने जो है वो बात कर ली। चार्ज क्या है इसके बारे में हमने बात कर ली। फ्लो ऑफ चार्ज क्या है उसके बारे में हमने बात कर ली। टाइप्स ऑफ करंट क्या है उसके बारे में भी हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर हमने ये कहा कि कोई भी बॉडी जब चार्ज होती है, अब देखो ऐसा है कि आप लोग इतने लेक्चर्स हो गए हैं और जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो सारा का सारा अगर आपको याद है ना, तो ही आगे आने वाले सेशंस में आप अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। कारण यह है कि जैसे पहली लाइन यहां लिखी है, व्हेन ए बॉडी इज चार्ज्ड, व्हेन ए बॉडी इज चार्ज्ड वर्क इज डन इन चार्जिंग इट। अब यहां पर ये जो शब्द है व्हेन ए बॉडी इज चार्ज्ड, जब किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है। अब यहां पर ये चार्ज्ड वर्ड ही आपको अगर नहीं समझ में आया, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं एज ए बेसिक, तो फिर ये मतलब पूरा टॉपिक वेस्ट हो गया फिर। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो डायरेक्ट इस लेक्चर को ना देखें, और अगर आप पहली बार आए हैं लाइव तो आप क्या करें कि पिछले सेशंस को सीक्वेंस में पढ़ें। हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर आपके सिलेबस का सीक्वेंस अलग है मगर टॉपिक तो सेम है। तो आप लोगों को हो सकता है कि इस टॉपिक के बाद में करंट वाला टॉपिक मिले, या इस टॉपिक के पहले करंट वाला टॉपिक मिले, या हो सकता है करंट अलग चैप्टर में हो पोटेंशियल अलग चैप्टर में हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप उस चीज को लेकर निश्चिंत रहे। मैंने पहले भी कहा था कि आप मेरी उन लाइंस को इग्नोर कर सकते हैं कि हमने पहले पढ़ा या हमने बाद में पढ़ा, क्योंकि अगर इस लेक्चर के अंदर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो मैं क्लियर करूंगा कि इसी के अंदर आपको वो चीजें सारी समझ में आ जाए। तो यहां पर लिखा है व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड। तो बॉडी इज चार्ज का मतलब यह है कि चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये दो ऐसी चीजें थी जिनके अंदर अपने आप से ही एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हमने चार्ज नाम दिया था। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहां पर हमने कहा कि जब हम किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं, तो अब इस केस में हमें यह समझना है कि या तो हमने उसे पॉजिटिव चार्ज दिया होगा या हमने उसे नेगेटिव चार्ज दिया होगा। दो में से किसी एक चार्ज से हम उसे चार्ज कर सकते हैं। तो जब हम उसे चार्ज करेंगे तो उसे चार्ज करने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है। वर्क डन मतलब हमें कार्य करना पड़ता है। तो किसी भी बॉडी को
जब हम चार्ज करते हैं तो हमें उस पर क्या करना होता है, कार्य करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है उसे चार्ज करने में। और जो भी हम उस पर वर्क करते हैं, जो भी हम उस पर कार्य करते हैं, वो उसी बॉडी के अंदर जिसको हम चार्ज कर रहे हैं उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में वो कार्य उसमें स्टोर हो जाता है, उसमें संचित हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये कहा गया कि जो चार्ज बॉडी है ना उसकी एक कैपेसिटी होती है कार्य करने की। द चार्ज बॉडी हैज द कैपेसिटी टू डू द वर्क बाय मूविंग अदर चार्जेस ईदर बाय अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब मैंने क्या किया, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है या ये एक बॉडी है, मैंने इसे चार्ज दिया। अब मैंने इसे पॉजिटिव चार्ज दे दिया। जब मैं इसे पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं, मैं इस पे वर्क डन कर रहा हूं, तो इसने क्या किया, अपने अंदर एक एनर्जी को स्टोर कर लिया। जो मैंने चार्ज करने के लिए एनर्जी इस पर लगाई, उसको इसने क्या किया, अपने अंदर एक स्टोर कर लिया, संचित कर लिया। अब इसके अंदर एक एनर्जी है और इसके ऊपर एक चार्ज है पॉजिटिव। तो अगर ये एक और दूसरा कोई बॉडी है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये उसको ऑटोमेटिक अट्रैक्ट कर लेगा। और अगर इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऑटोमेटिक उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी एक बार चार्ज होने के बाद ये जो बॉडी है ये किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। ये पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है। तीसरा कह रहा है द एबिलिटी ऑफ द चार्ज बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहती है। कहती है कि ये जो बॉडी जिसको आपने चार्ज किया है, ये अब जो भी कार्य कर सकती है उस कार्य करने की क्षमता को हम इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं। ये लाइन इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से फॉर्मूला बनेगा, यहीं से फॉर्मूला सिखाया जाएगा कि भैया ये जो बॉडी अभी अभी चार्ज हुई है ये कोई कार्य कर सकती है, और जब वो कोई कार्य करेगी तो उसकी एक क्षमता है कि भाई इतना मैं काम कर सकता हूं, वो कार्य करने की क्षमता इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। द कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये फाइनल स्टेटमेंट अपन ने यहां पर लिख दिया कि किसी भी चार्ज बॉडी की कैपेसिटी क्या करने की, वर्क करने की, उसे उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है, उसे उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। और इसी का फॉर्मूला हमने यहां पर लिखा है, हिंदी में भी चीजें यहां पर लिखी हुई है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। एक मिनट लगेगा, अपन हिंदी में भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, कोई अंग्रेजी में क्लियर नहीं हुआ तो। जब कोई पिंड आवेशित होता है यानी बॉडी आवेशित होता है तो आवेशित करने में कार्य किया जाता है। यह कार्य पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब आवेशित पिंड में अन्य आवेशों को आकर्षण या प्रतिकर्षण द्वारा गतिमान करके कार्य करने की क्षमता होती है। अब इसने किसी दूसरे को आकर्षित किया तो उसे गतिमान किया ना, वो पहले रुका हुआ था, वो चलने लगा। तो उसमें यह क्षमता होती है कि वो किसी दूसरे पिंड को गतिमान कर सकता है आकर्षित या प्रतिकर्षित करके। आवेशित पिंड द्वारा कार्य करने की क्षमता को विद्युत विभव कहते हैं, या फिर किसी आवेशित पिंड की कार्य करने की क्षमता को उसका विद्युत विभव कहा जाता है। तो अब हमने इससे फॉर्मूला क्या बनाया, कार्य करने की क्षमता। तो ये देखो, ये रहा डब्लू। डब्लू क्या है, वर्क। वर्क किस में लिखा जाएगा, जूल में। और क्या कर रहे हैं, चार्ज जो है उसके कार्य करने की क्षमता है ना, उस चार्ज बॉडी के कार्य करने की क्षमता। तो चार्ज को किस में लिखा जाएगा, कूलाम में लिखा जाएगा। और एनर्जी को किस में लिखा जाएगा, जूल में लिखा जाएगा। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उस बॉडी के द्वारा जो उसमें चार्ज है संचित, उस चार्ज को या उस पोटेंशियल एनर्जी को जो वो यूज कर रहा है किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करने में, तो उसने क्या किया, दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करने में वर्क डन किया। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यानी आपने इतना कार्य किया, इतने चार्ज को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने के लिए, इसे उस बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। आगे चल के चीजें और क्लियर होगी, अभी सिर्फ बेसिक बताया है कि भैया V बराबर वर्क डन बाय चार्ज W बाई Q होता है। अब यहां पर अपन अगले पॉइंट की तरफ चलें तो ये कह रहा है दिस वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल। ऑब्वियसली अपन ने पीछे लिख दिया। और चार्ज को कुलम के अंदर मेजर किया जाता है। तो यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कुलाम यूनिट हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा जूल पर कुलाम। ये रहा जूल पर कुलाम, यूनिट हो जाएगा इसका। जूल पर कुलाम को हमने किस शब्द
से रिप्रेजेंट कर दिया, वोल्ट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने कहा कि अगर W का वैल्यू में 1 जूल ले लूं, चार्ज का वैल्यू में 1 कुलाम ले लूं, तो 1/1 कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट आ जाएगा। बात खत्म। तो इसी को यहां लिखा गया है कि W अगर 1 जूल है, Q अगर 1 कुलाम है, तो वोल्टेज 1/1 बराबर 1 वोल्ट आ जाएगा। तो जो किया गया कार्य जूल में और आवेश कुलम में मापा जाता है, ये ऊपर वाले की हिंदी लिखी हुई है। विद्युत विभव का मात्रक जूल बटा कुलाम होगा, या वोल्ट कहते हैं, ये इसकी हिंदी आ गई। और ये तीसरे स्टेटमेंट की हिंदी आ गई कि अगर आपसे पूछ ले कि 1 वोल्ट का डेफिनेशन बताइए, तो आपको क्या कहना है? 1 कुलाम चार्ज को, कहां गया ये रहा, 1 कुलाम चार्ज को मूव करने या शिफ्ट करने के लिए, मूव करने का मतलब आकर्षित या प्रतिकर्षित करना, उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित करने के लिए, तो 1 कुलाम चार्ज को मूव करने के लिए अगर 1 जूल वर्क डन होता है, तो उस पिंड का जो पोटेंशियल है या उस बॉडी का जो पोटेंशियल है, वो 1 वोल्ट कंसिडर किया जाता है। अब यहां पर अपन चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस नामक चीज क्या होती है। पोटेंशियल डिफरेंस नामक चीज क्या होती है? पोटेंशियल तो जान लिया क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। मतलब पोटेंशियल से भी महत्वपूर्ण टर्म हमारे पास आती है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो क्या लिखा है यहां पे? द डिफरेंस इन पोटेंशियल्स ऑफ टू चार्ज बॉडीज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए कि अपने पास में एक बॉडी है, ये, और एक बॉडी है अपने पास में ये। ठीक है, ये जो बॉडी ए है, इस पर चार्ज है प्लस का 3 वोल्ट, मतलब पॉजिटिव चार्ज दिया गया है इसको। और ये बॉडी बी है जिस पे चार्ज दे दिया प्लस का 5 वोल्ट। ये दो अलग अलग बॉडीज हैं। इन दोनों बॉडीज के बीच इन दोनों बॉडीज के बीच में पोटेंशियल में अंतर नजर आ रहा है? हाँ सर, ये 5 पे है, ये 3 पे है, तो 5 - 3 अंतर आ रहा है 2 वोल्ट का। बात खत्म हो गई। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या है 5 वोल्ट का और इसका 3 वोल्ट का? इस चीज को समझना है ध्यान से, है ना? तो जब कोई दो बॉडी अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर होती है, तो उनके मध्य एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है। मान लीजिए कि यहां पर बॉडी ए पर 3 वोल्ट और बॉडी बी पर 5 वोल्ट है। मान लीजिए बॉडी ए पर 3 वोल्ट और बॉडी बी पर 5 वोल्ट यहां पर प्रदर्शित किया गया है। इसका मतलब यह है कि बॉडी ए के अंदर जो हर एक कुलाम चार्ज है, उसकी एनर्जी जो है वो 3 जूल है, और वहां पर हर एक कुलाम चार्ज की जो एनर्जी है वो 5 जूल है। ये इस चीज का मतलब है। ईच कुलाम ऑफ चार्ज इज ऑन बॉडी इज हैविंग 3 जूल हियर एंड 5 जूल हियर। मतलब क्या यार, अभी तुमने अभी तो देखा था यार, V बराबर क्या लिखा यार, W/Q लिखा था ना? लिखा था कि नहीं? तो प्रत्येक कुलाम के ऊपर कितना एनर्जी है, वही तो वोल्टेज कहलाता है। तो प्रत्येक कुलाम पर 3 वोल्ट का एनर्जी है उसमें, और प्रत्येक कुलाम पर 5 वोल्ट का एनर्जी है इसमें। फॉर्मूले से बोला है मैंने तो। प्रत्येक कुलाम चार्ज पर कितना एनर्जी है, वो वोल्टेज कहलाता है। वो वोल्टेज कहलाता है। ये चीजें अपन पढ़ चुके हैं। हर कुलाम चार्ज, एक कुलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वो सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने कहा कि ठीक है सर। अब यहां पर एक चीज समझनी है कि एक आपको ध्यान रखना है कि भैया ये बॉडी भी हाई पोटेंशियल पर है। इसको अपन क्या कहेंगे?
हाई पोटेंशियल, क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा है, और इसका बॉडी है लो पोटेंशियल। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो यहां ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। अगर इन दोनों को अपन जोड़ दें किसकी सहायता से? कंडक्टर की सहायता से। तो ये बीच में क्या है? कंडक्टर है, चालक है। अब चालक कुचालक अर्धचालक पढ़ चुके हैं अपन। तो जब अपन किसी कंडक्टर की सहायता से इन दोनों बॉडी को जोड़ देते हैं तो उससे ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इस ज्यादा चार्ज वाली बॉडी से कम चार्ज वाली बॉडी की तरफ क्या करने लगते हैं? बहने लगते हैं। समझना इस चीज को, देखो यहां दो चीजों का प्रवाह आपको देखना है। करंट में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अगर इस दिशा में है तो धारा का प्रवाह कन्वेंशनली उसके अपोजिट दिशा में कंसिडर किया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है उसके प्रवाह के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट का प्रवाह हम कंसिडर करते हैं, ऐसा हम करंट में पढ़ चुके हैं। अब यहां पर आपको एक चीज देखनी है। मैंने आपको यह कहा कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट का प्रवाह होगा, करंट का प्रवाह होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस तरफ है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होगा। क्यों सर? देखो, ध्यान से देखना, सुनना इस चीज को। आप लोगों को चार्ज जब पढ़ाया था तब क्या कहा था कि किसी भी बॉडी के अंदर से अगर किसी एक पर्टिकुलर चार्ज की कमी कर दी जाए तो दूसरा वाला चार्ज ऑटोमेटिक ज्यादा हो गया। मैंने किसी बॉडी को जिसमें से इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आयन होता है, मैंने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन वहां से हटा दिए, तो अब उस बॉडी के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि उसमें पॉजिटिव आयन की मात्रा ज्यादा हो गई, नेगेटिव आयन मैंने हटा दिए वहां से। तो इसमें 5 वोल्ट प्लस का है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की ज्यादा कमी है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तब ये 5 वोल्ट प्लस में चला गया। इसमें कितना है? 3 वोल्ट प्लस का। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थोड़ी कम करिए, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कम है और यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए ये 5 वोल्ट पे और ये 3 वोल्ट पे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इसका चार्ज पोटेंशियल पॉजिटिव में कम रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहां जितने कम होंगे ये पॉजिटिव में उतना ही ज्यादा चार्ज लेगा। यानी इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा अधिकता से कमी की तरफ जो है वो क्या करने लगते हैं? प्रवाहित होने लगते हैं। अब सर ये कब तक प्रवाहित होंगे? जब तक दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं हो जाते तब तक वो लगातार क्या करता है? फ्लो करता रहता है। जब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब दोनों तरफ चार्ज बराबर हो गया, तो धारा का प्रवाह रुक जाएगा। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे सामने आता है कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बना रहता है तब तक करंट जो है वो बहता रहता है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आता रहेगा क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, इधर इलेक्ट्रॉन कम है। और हम हमेशा करंट की दिशा क्या मानते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मानते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर जा रहा है। ये चीज आप लोगों को यहां पर बहुत ही अच्छे से जो है वो समझनी है भाई। ये चीज क्लियर हो गई सबको? क्लियर है? तो यहां पर अपन क्या कहेंगे? एक नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? करंट विल फ्लो in a circuit if
there is a potential डिफरेंस। अगर दो पोटेंशियल्स के अंदर अंतर नहीं होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा साहब। नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो करंट। अब सर पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है? सेम पोटेंशियल की वोल्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस की भी वोल्ट ही रहेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखा यहां पे यूनिट के बारे में हमने, यूनिट के बारे में कि इसकी इकाई क्या है। सिंस द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, one can expected that the unit of potential difference will also be volt। तो पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी वोल्ट ही रहेगी। और इसे कैसे डिफाइन किया जाता है? इसे डिफाइन किया जाएगा इस लाइन से, और ये है पोटेंशियल की परिभाषा एक तरीके से। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन or released in transferring 1 coulomb of charge from one point to another point। बहुत ही जबरदस्त परिभाषा यहां पर आप लोगों के सामने आई है और ये आपको इंटरव्यू में वाइवा में पूछी जाएगी। बड़ी क्लासों में चले जाओगे ना तो भी ये चलता रहेगा, आपसे पूछा जाएगा, बहुत सिंपल शब्दों में पूछा जाएगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर की परिभाषा क्या है? पोटेंशियल को बोला विभव, पोटेंशियल डिफरेंस को बोला विभव में अंतर, तो एक साथ शब्द यूज कर दिया, विभव में अंतर से बना विभवांतर। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बना विभवांतर। तो ये 1 वोल्ट की परिभाषा बता रहा है, कह रहा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच 1 वोल्ट है, इसका मतलब यह है कि 1 कूलाम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ले जाने में जो कार्य किया गया है वो 1 जूल के बराबर है। सीधी सी बात है, W/Q लिखना है। अगर इसका वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये भी 1 ही होंगे। तो 1 कूलाम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हो आप, तो जो वर्क डन होगा वो 1 जूल के बराबर होगा। और अगर वो वर्क डन 1 जूल के बराबर है तो 1/1 कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट की परिभाषा हो गई, बात खत्म। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित करने में 1 जूल कार्य किया जाता है या मुक्त किया जाता है। तो यदि, यहां पर एक शब्द यूज करना पड़ेगा, यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है, यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित करने में 1 जूल का कार्य किया जाता है या वो एनर्जी रिलीज होती है, मुक्त किया जाता है। कार्य करना या उस एनर्जी का रिलीज होना एक ही बात है। अब बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझना कि ईएमएफ क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और इन दोनों में जो है वो फर्क क्या है। इन दोनों में जो है वो फर्क क्या है। अब देखो एक चीज है कि यहां पर आप लोगों को एक टर्म देखने को मिलती है, ईएमएफ कौन मेंटेन करके रखता है? तो एक टर्म आती है हमारे पास में, बैटरी। आपने एक टर्म पढ़ा होगा, बैटरी। ठीक है। एक्चुअल में बैटरी में क्या होता है? बैटरी में एक ऐसा बीकर होता है जिसमें एक इलेक्ट्रोड इस तरफ और एक इलेक्ट्रोड इस तरफ लगाते हैं। इसमें कोई लिक्विड होता है जो ऐसे भरा हुआ होता है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रिंसिपल है जो आप पढ़ते हैं बचपन में।
तो यहां पर अपन ने देखा एक बैटरी है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड अपन ने यूज किए हैं, ठीक है। और होता यह है कि ये लिक्विड कुछ इस प्रकार का है कि लिक्विड एक पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रोड है इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। मतलब इसकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि ये लिक्विड इसमें से इलेक्ट्रॉन खींचता है। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इलेक्ट्रोड के ऊपर आयन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो इस पर आयन क्या आ गया, नेगेटिव। और इन दोनों को मैंने एक वायर से जोड़ दिया। सर ये क्या है, इसको प्रतिरोध कहते हैं। सर ये तो पढ़ा ही नहीं, प्रतिरोध आगे पढ़ाएंगे। अभी आपको ये इसलिए बताया जा रहा है, प्रतिरोध इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ये आज नहीं समझेंगे आप, जिस दिन रेजिस्टेंस पढ़ा दूंगा उस दिन पता चलेगा कि इसको यहां क्यों लगाया गया था, वहां अपन इस चीज को रिपीट कर लेंगे। मैं सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, हालांकि बैटरी आपको नहीं पढ़ना है, मगर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये हम पैदा कैसे करते हैं उसके बारे में यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। तो भाई हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड लिए, एक लिक्विड में डाला। इस लिक्विड की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि ये इस इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन खींचती है बाहर, तो इसको पॉजिटिव बना दिया। ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसको नेगेटिव बना दिया। और जब इन दोनों को मैंने एक तार से जोड़ा तो आप देखो यहां पर पोटेंशियल अलग है, यहां पोटेंशियल अलग है। कैन यू सी द पोटेंशियल डिफरेंस? यस सर, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, एक प्लस में एक माइनस में। और इन दोनों के अंदर जो पोटेंशियल का अंतर है, उस पोटेंशियल के अंतर की वजह से यहां पर एक करंट फ्लो करने लगती है। अब देखो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसा होगा, यहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन तो बहेगा ऐसे, मगर करंट की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के अपोजिट में ली जाती है, इसलिए करंट जाएगा ऐसे। तो ये चीज मैंने आपको अभी बीच में क्यों बता दी, क्योंकि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस तो पढ़ लिया, मगर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कैसे किया जाता है वो ऐसे किया जाता है। मतलब एक बैटरी के 2 टर्मिनल्स के मध्य, एक बैटरी के 2 सिरों के मध्य क्या होता है, एक विभवांतर होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये चीज आप लोगों को यहां पर क्लियर हो जानी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक आपको समझ में अच्छे से आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहता है ये? देयर इज अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि यूनिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, साफ साफ अंतर है इन दोनों के अंदर, ये दोनों टर्म्स एक नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस एक अलग चीज है और ईएमएफ एक अलग चीज है। ईएमएफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहां पर ईएमएफ कहां से आया सर, ईएमएफ कैसे बना सर, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या होता है सर, इसको मैं एक एग्जांपल की सहायता से आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले अपन थ्योरी के पॉइंट्स पढ़ते हैं, फिर एग्जांपल लेते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो भी पढ़ रहे हो आप, ये सब चीजें आपको आगे आने वाली यूनिट्स में याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, अदरवाइज उन यूनिट्स में आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में काफी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए इन चीजों को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से इन्हें याद करिएगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द ईएमएफ ऑफ ए डिवाइस, किसी भी डिवाइस का ईएमएफ से ए बैटरी। ये से ए बैटरी का मतलब है कि एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए कोई बैटरी है जो कि एक तरीके का डिवाइस है, उसमें एक ईएमएफ है, इज ए मेजर ऑफ, वो ईएमएफ मेजर यानी मापन है किस चीज का, ऑफ द एनर्जी द बैटरी गिव्स टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। मतलब वो बैटरी जो है प्रत्येक कूलम चार्ज को जो ऊर्जा दे रहा है उसको ईएमएफ कहा जाता है। मतलब सर, मतलब ये कि अभी पिछली स्लाइड, अरे यार वो मैंने डिलीट कर दी समझाने के बाद क्योंकि वो काम की नहीं थी। मैं थोड़ा सा रफ में वापस बना देता हूं, देखो इधर वो नेगेटिव पोलरिटी और एक पॉजिटिव पोलरिटी का इलेक्ट्रोड बना था। यहां से मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस तरफ जाएंगे, हाँ या ना?
तो ये जो बैटरी है, इस बैटरी ने हर एक चार्ज को, हर एक चार्ज को जो यहां से निकला है, उस चार्ज को एक ऊर्जा दी है ताकि वो यहां से यहां जा सके, इस नेगेटिव टर्मिनल को छोड़कर इस पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर सके। तो यहां से यहां चलकर जाने के लिए इस चार्ज को जो ऊर्जा दी, वो इस बैटरी का ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। वो बल जो इस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है और धक्का देके इसको कह रहा है तू निकल यहां से और तू उस टर्मिनल पे जा। तो हर एक चार्ज को एक धक्का महसूस हुआ, एक फोर्स महसूस हुआ, जिसकी वजह से वो नेगेटिव पोलरिटी वाले उस इलेक्ट्रोड से निकलकर पॉजिटिव पोलरिटी वाले इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाता है। उस फोर्स को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है, ईएमएफ कहा जाता है। ठीक है सर, आगे चलो। आगे क्या है? आगे एक एग्जांपल है। इफ ए बैटरी सप्लाईज, अगर कोई बैटरी 4 जूल एनर्जी सप्लाई करती है प्रत्येक कुलाम को, तो हम कह सकते हैं कि उसका ईएमएफ 4 वोल्ट है। ये वही सेम डेफिनेशन है जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पोटेंशियल में पढ़ी थी, पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ी थी, कि अगर किसी एक कूलाम चार्ज को जो है वो शिफ्ट करने के लिए 3 जूल एनर्जी लग जाती है, तो उसका जो पोटेंशियल है वो 3 वोल्ट का हो गया। ये अपन ने अभी पढ़ा था। नेक्स्ट, तो सर ये ईएमएफ तो पोटेंशियल डिफरेंस के जैसा ही साउंड कर रहा है, तो इसमें अंतर क्या है अभी समझ में आएगा। थोड़ी आप जो है वो धैर्य धारण करें। The energy given to each coulomb in a battery is due to the chemical action। अभी क्या बताया था मैंने कि यहां पर अंदर एक ऐसा केमिकल भरा होता है जिसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि एक इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन बाहर खींच लेता है और एक इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन दे देता है। उस केमिकल एनर्जी की वजह से, उस रासायनिक अभिक्रिया की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में प्रवाहित होते रहते हैं। वो आपको सेल एंड बैटरी अगर टॉपिक आपके सिलेबस में है तो पढ़ाया जाएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने उस डिवाइस की जो नेचर है, जो फितरत है, उसको समझ लिया, बस हमारे लिए वही काफी है। केमिकल रिएक्शन जो है वो अगर आपके सिलेबस में कहीं पर ऐसा टॉपिक लिखा है, केमिकल क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आगे चलते हैं, फिलहाल आगे चलते हैं। The potential difference between 2 points, say A and B, is a measure of energy used by 1 coulomb in moving from A to B। देखो समझ में आ रहा है आपको ये चीज? ईएमएफ क्या है? ईएमएफ हर उस चार्ज को दी हुई एनर्जी है जो उसे एक टर्मिनल नेगेटिव से पूरा घुमाकर पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब पूरा परिपथ पूरा किया है। बैटरी के अंदर 2 टर्मिनल थे। अब इससे तुमने दुनिया भर का तार जोड़ दिया, हजारों तार जोड़ दिए, कुछ भी किया, ये चार्ज यहां से निकलकर जब तक यहां नहीं पहुंच जाता तब तक इसके अंदर जो है वो एक फोर्स लगता रहता है। हर एक चार्ज को दी गई वो ऊर्जा जो उसको पूर्ण परिपथ को पार करके इस तक लाने में किया जो दी गई है, उसे तो बोला ईएमएफ। मगर उस परिपथ में कोई 2 बिंदु उठा लिए मैंने, मतलब कि ये जैसे मान लीजिए, इस अगले फोटो में आपको क्लियर हो जाएगा, अगली फोटो अभी आएगी, अगली स्लाइड में फोटो है, मैं ये फोटो आपको बता देता हूं। देखो ये रही फोटो, इससे आपको एकदम पानी की तरह एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, साफ कॉन्सेप्ट एकदम। क्या कह रहा है? ये मैंने एक बैटरी लगाई, इस बैटरी के अंदर मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल। इस पॉजिटिव टर्मिनल से 4 वोल्ट लिखा है, इसका मतलब यह है कि इस नेगेटिव पोलैरिटी के टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन इस पूरे परिपथ को बेचारा पार करते हुए वापस से इस टर्मिनल के अंदर घुसेगा। तो हर एक कूलाम चार्ज को एक ऊर्जा दी गई ताकि ये संपूर्ण परिपथ को पार करके यहां आ सके। ये ऊर्जा होती है 4 वोल्ट, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये जब पार करके गया तो मान लीजिए कि मैंने ये 2 पॉइंट कंसिडर किए, ए और बी। इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में, अरे भाई
इस बिंदु से इस बिंदु तक, इस बिंदु से इस बिंदु तक अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो यहां से यहां जाने में जो उसने कार्य किया वो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर के बराबर होगा, जिसे विभवांतर कहते हैं। मतलब ये चीज सर हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो पूरे परिपथ में कोई भी दो बिंदुओं के मध्य हो सकता है, मगर अगर वही पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के दो बिंदुओं के मध्य नापू तो मैं उसे ईएमएफ शब्द कह सकता हूं। ये चीज अब आपके दिमाग में घुस रही है। मतलब एक परिपथ में 50 पोटेंशियल डिफरेंस हो सकते हैं, मगर एक बैटरी लगी है तो ईएमएफ एक ही होगा। तो बैटरी की जो कैपेसिटी है वो तो ईएमएफ है, बाकी पूरे परिपथ में कोई भी दो बिंदु उठा लूं, मैं ये दो बिंदु उठा लेता हूं, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभव में कोई अंतर है, यहां विभव अलग है, यहां विभव अलग है, तो इन दोनों विभव का अंतर विभवांतर होगा, और ये जो विभव का अंतर है ये ईएमएफ होगा बैटरी के। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए 100%। और ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो आपका प्रवाह हो रहा है, कौन सा प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है उल्टी डायरेक्शन में, इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के इस डायरेक्शन में आप क्या कंसिडर करते हैं, धारा का प्रवाह। इसीलिए मैंने देखो करंट यहां लिखी है 1 एम्पियर। अब सर ये करंट 1 एम्पियर कहां से आई, ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू आर, ये भी बेसिक इलेक्ट्रिकल है तो आगे चल के आप पढ़ेंगे। तो यहां से I का मान हो जाता है V डिवाइड बाई आर। ना तो तुमने अभी प्रतिरोध पढ़ा है, तुमने सिर्फ अभी ये पढ़ा है करंट क्या है, तुमने ये पढ़ा है कि वोल्टेज क्या है, मगर प्रतिरोध अभी तुमने पढ़ा नहीं है, ना ही ओम का नियम पढ़ा है। मगर आगे चल के जब आप पढ़ लोगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो यहां लिख रहा हूं मैं। वोल्टेज का वैल्यू 4 वोल्ट है जो इस बैटरी का ईएमएफ होता है, और रेजिस्टेंस 2 और 2 यहां पर 4 हो गए, ये सीरीज में जुड़ जाते हैं। ये चीज भी आपको आगे चल के पढ़ाई जाएगी। तो यहां से करंट का मान कितना आ गया, 4/4 बराबर 1 एम्पियर, जो आपने यहां लिखा है 1 एम्पियर। तो ये वैल्यू आप लोगों को अभी दिमाग में नहीं रखनी है, अभी मैं इसको यहां से हटा देता हूं, क्योंकि अभी ये रहेगा तो आपको ये कंफ्यूजन रहेगा कि ये आया कहां से। आगे चल के जब आप सीख लोगे ओम का नियम, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है, श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन, ये जब आप पढ़ लोगे तो आप लोगों को ये डायग्राम देखते ही पता चल जाएगा, अच्छा 4/4 करके एक लिखा है, तो आपको इसको लिखने की, इस नियम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज लिख दूंगा तो रटोगे, उसको कोई मतलब नहीं। तो यहां पर अपन इस चीज को वापस बैक जाकर के रिवाइज कर लेते हैं। क्या लिखा है कि ईएमएफ किसी भी डिवाइस का, फॉर एग्जांपल बैटरी का, ये मापन करता है कि आपने प्रत्येक कूलाम चार्ज को कितना एनर्जी प्रोवाइड कराया है। अगर एक बैटरी 4 जूल एनर्जी सप्लाई कर रही है प्रत्येक कूलाम चार्ज को, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका ईएमएफ 4 वोल्ट है। जो एनर्जी आप प्रत्येक कूलाम चार्ज को देते हैं वो उसके अंदर स्थित केमिकल के रिएक्शन की वजह से होती है। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट ए और बी के मध्य की ऊर्जा होती है, जो वहां से किसी एक कूलाम को ए से बी बिंदु तक पहुंचाने में लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज को पूरे परिपथ से गुजर के पहुंचाना है, तो हम कहेंगे उसको बैटरी का ईएमएफ। और अगर उसी परिपथ में कोई दो रैंडमली हमने दो बिंदु चुने और उन दोनों बिंदुओं के मध्य हमने देखा कि चार्ज को मूव करने में कितना हमें एनर्जी लगाना पड़ रहा है, वो उन दोनों बिंदुओं के विभवांतर के बराबर होगा। यानी ईएमएफ एक ही होता है, विभवांतर परिपथ में अनेक जगहों पर हम हमारी इच्छा से मेजर कर सकते हैं, कोई दो बिंदु उठाओ और उनके मध्य विभवांतर आप माप सकते हैं। बैटरी के सिरों के मध्य का विभवांतर उसका ईएमएफ कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट आपका पूर्ण रूप से आज क्लियर हो जाना चाहिए। आखिरी पॉइंट, ये जो डायग्राम था उसके लिए लिखा है कि थस इफ potential difference between point A and B is 2 volt, it means that each coulomb will give up 2 joule energy in moving from A to B। मतलब आपने क्या किया, आपने यहां से इसको जो है, अरे पीछे है ना डायग्राम, तो ये रहा, देखो आपने, अरे कहां गया, देखो आपने इस इलेक्ट्रॉन को कितना दिया, 4 जूल दिया, ये गया यहां से यहां, यहां से यहां जाने में इसने 2 जूल एनर्जी उड़ा दी,
और यहां से यहां जाने में भी इसने 2 जूल एनर्जी उड़ा दी। क्यों? क्योंकि इसके रास्ते में एक प्रतिरोध है। तो पहले आपको प्रतिरोध सीखना पड़ेगा क्या होता है। सिरों के मध्य विभवांतर जो है, मैं अभी सिर्फ ये समझा रहा हूं कि ये विभवांतर का मतलब क्या है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल का मतलब क्या है। विद्युत वाहक बल, विद्युत मतलब आपका जो ये करंट फ्लो कर रहा है, वाहक मतलब उसको प्रवाहित कराने में जो आपने बल लगाया। आपने यहां से एक कुलाम चार्ज को, या आपने यहां से इस चार्ज को 4 जूल दिए, बोले ये 4 जूल पकड़ तेरे रास्ते में काम आएंगे। ये 4 जूल लेके गया, 2 जूल यहां उड़ा दिए, 2 जूल यहां उड़ा दिए और यहां लौट गया। अब तुम कहोगे कि सर यहां से यहां जाने के अंदर क्या कोई ऊर्जा हानि नहीं होगी? जी नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है सर? वो आप आगे चल करके पढ़ोगे कि हम प्रतिरोध जो होता है ना ये जो 2 जूल एनर्जी यहां लगी और ये 2 जूल एनर्जी जो यहां लगी है ना, ये इस प्रतिरोध की वजह से खपत हुई है। ये प्रतिरोध आपने अभी पढ़ा नहीं है क्या है, इसका नेचर क्या है, ये क्यों यहां लगाया गया है, इसके लगाने से क्या होगा, ये आपने अभी पढ़ा नहीं है। इसीलिए आपको सिर्फ ये समझना है कि 4 जूल टोटल था, 2 जूल यहां गया, 2 जूल यहां गया। ये तो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस और ये कहलाएगा ईएमएफ। हमें यही सीखना है इस परिपथ में। करंट कैसे 1 एम्पियर आया आगे सीखने को मिलेगा। यहां 2 वोल्ट, यहां 2 वोल्ट है मगर यहां कोई भी तरीके का वोल्ट नहीं लिखा, ये कैसे आया ये भी आगे सीखेंगे, क्योंकि अभी ये सीखना नहीं है, अभी अपना ये टॉपिक नहीं है सीखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इन बिंदुओं को अपन को, ये फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जिनको अपन को थोड़ा सा एकदम ध्यान से देखना है, एकदम अच्छे से कंसिडर करना है। वो क्या है? The name EMF at first sight implies that it is a force. EMF का नाम अपने आप में ये बताता है कि ये एक फोर्स है। EMF implies force. EMF का अर्थ है एक बल, that causes current to flow, जो धारा के प्रवाह का कारण होता है। This is not correct because it is not a force but an energy supplied to charge by some active devices such as battery. तो आप जो ये पढ़ते हो ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये लाइन ये कह रही है कि उस फोर्स का मतलब बल नहीं है, मतलब उसको फोर्स कहना सही नहीं है। हालांकि नाम दिया गया तो वही नाम अपन आज तक चला रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। असल में ये फोर्स नहीं है, असल में ये एक एनर्जी है जो आपने किसी चार्ज को दी है, जिसकी वजह से वो चार्ज प्रवाहित हो रहा है। तो हमने इसका मीनिंग कैसे निकाला? हमने इसका मीनिंग ये निकाला कि हमने उस चार्ज को धक्का दिया है, हमने उस पर एक फोर्स लगाया है कि तू जा एक जगह से दूसरी जगह पर। तो हमने इसको इंटरप्रेट ऐसे किया है कि हमने उस पर एक धक्का लगाया है, फोर्स लगाया है, मगर असल में हम क्या करते हैं, हम उस चार्ज को एक एनर्जी प्रदान करते हैं जिसकी वजह से वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंच पाता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस व्हाइल पोटेंशियल डिफरेंस कॉजेज करंट टू फ्लो। अब ये महा इंपॉर्टेंट लाइन है, महा इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ईएमएफ का काम क्या है? ईएमएफ का काम है पोटेंशियल डिफरेंस बनाकर रखना। ये आपको थोड़ी देर पहले मैंने यहां पर नहीं समझाया था? मैंने कहा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा तब तक करंट बहती रहेगी। तो तुम चाहते हो करंट लगातार बहती रहे तो पोटेंशियल डिफरेंस बनाकर रखो। ये पोटेंशियल डिफरेंस बनाकर कौन रखेगा? बैटरी रखेगी। +- 4 वोल्ट लिखा हुआ है, उस बैटरी ने पूरे परिपथ के अक्रॉस क्या बना रखा है? एक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहा था मैंने ये कहा था कि अगर आप किसी बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो तो उसे ईएमएफ कहेंगे। बाकी परिपथ में तो हर डिवाइस या हर उपकरण के अक्रॉस अपना पोटेंशियल डिफरेंस एक होता है, मगर बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ कहेंगे। तो पूरे परिपथ में पोटेंशियल डिफरेंस किसने बनाकर रखा? बैटरी ने, जिसकी वजह से पूरे परिपथ में क्या हो रही है? करंट प्रवाहित हो रही है। अब उसी परिपथ में मैं कोई 2 बिंदु उठा लूं कि भैया यहां से यहां चार्ज को ले जाने में कितना काम होगा, तो वो उन दोनों बिंदुओं के मध्य का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि ईएमएफ
पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपके करंट के प्रवाह का कारण बनता है, क्योंकि धारा तभी प्रवाहित होगी जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यह चीज आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। यहां पर क्लियर, यहां पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में डिफरेंस जो है वो समाप्त होता है। क्लियर, चलिए थैंक यू सो मच। और इस सेशन को एक बार आप रिपीट मोड में जरूर देखना, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि शुरू से लेकर अब तक जो लेक्चर हुए उन सबको एक बार वापस देखना। अगले लेक्चर पे जाने से पहले जो अब तक लेक्चर हो गए वो एक बार वापस देखो, पूरे पूरे नोट्स अच्छे से रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आप जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच।